नमस्कार दोस्तों, श्योर सृष्टि गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है निखिल, जिन्होंने कई सारी गवर्नमेंट जॉब निकाली। आज हम बात करने वाले हैं इनसे, जो अभी जीएसटी इंस्पेक्टर बन के आए हैं। तो निखिल जी, कैसा लग रहा है अब आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बन के? अच्छा ही लग रहा है क्योंकि मतलब जब तैयारी शुरू की थी तो ये एक सपना सा ही था और इस सपने को हकीकत में बदलने में गौरव सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मतलब उनकी मेंटरशिप एकदम बच्चों को सभी को, मतलब स्पेशली किसी को ऐसा नहीं कि किसी एक को, या सब उनके लिए बराबर है। और वो सबको बड़े भाई की तरह, पेरेंट्स की तरह, गार्जियंस की तरह ट्रीट करते हैं और वो मतलब रिजल्ट दिखता भी है सब में। चलिए शुरू से जानते हैं। पहले आप जी। अपना परिचय दीजिए। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, एक बार? मेरा नाम निखिल कुमार है जी। और मैं यूपी बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्टार्टिंग की स्कूलिंग छत्रपति शिवाजी सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल से ही की थी, जो कि मेरे गांव के पास में ही था। और फिर उसके बाद मैं अपना ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया था। वहाँ से मैंने बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। एंड देन उसके बाद मैंने फिर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था 2018 में। 18 से? 17 में मैं ग्रेजुएट हुआ था और 18 में अपना मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो तैयारी शुरू करने के बाद जब चीज़ें हो गई थी, मतलब जैसे क्लासेस वगैरह ये सब होने के बाद में मॉक जो है वो, मतलब मॉक में स्कोर वगैरह प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी। अच्छा ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तो ये आइडिया कब आया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करनी है और एसएससी सीजीएल करना है, या एसएससी का एग्ज़ाम ही देना है? बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी होता है, बैंक होता है, सीडीएस होता है, लेकिन आपने एसएससी का रास्ता क्यों चुना? क्या चीज़ आपको प्रभावित की? एसएससी को चुनने का एक पर्सनल रीज़न ये था कि मतलब जब मैं 11th क्लास में था 11th या 12th में आई थी तो मेरा कज़न है, वो सीजीएल के थ्रू सेलेक्ट हुआ था जी। इनकम टैक्स में मुंबई में एज इंस्पेक्टर। अच्छा। वो आजकल आईटीओ हैं। तो मेरी उनसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो मैंने फैमिली का, रिलेटिव्स का, उनके लिए जो बिहेवियर था, जो रिस्पेक्ट मिलती थी उनको। एग्जैक्टली जी। वो पहले और बाद में बहुत डिफरेंस था। अच्छा, हमारे लिए वही मतलब एकदम वो रहता है कि, और हमारे लिए उस टाइम स्टार थे, हमारे लिए नहीं सबके लिए ही सबके लिए स्टार रहे थे होंगे, हाँ। कि हाँ एक इंस्पेक्टर करके ऐसे कुछ वो जहाँ रहता है। जाते होंगे उन्हीं का हाँ जलवा मतलब रहता कोई होगा। फंक्शन है, कोई कुछ हाँ। है, तो सबको ये रहता था कि वो आ जाएगा दिन, ये चीज़ें होंगी। तो हर चीज़ में एक वरीयता दे देते उनको। तो यूं करके अभी फिर वहाँ अभी से सिलेक्ट सोचा। हो गए हैं, वर्दी मिल गई है 3 स्टार। क्या आपको भी वही वरीयता मिल रही है? हाँ मतलब, आपके घर में जो छोटे हैं, आपको देख के मोटिवेट हो रहे हैं? हाँ मतलब सब बहुत खुश हैं, काफ़ी खुश हैं, और मतलब अच्छा। पूछते भी हैं, गांव में भी पूछते हैं कि भैया कैसे, मतलब क्या कर सकते हैं वो। और मेरी भी कोशिश रहती है कि अगर कभी मौका मिलता है तो मैं हेल्प करता हूँ। यानी जो आपने सोचा था कि ये मान सम्मान मिलेगा, वो मिल रहा है। हाँ घर वाले भी बात मान रहे होंगे अब, बिल्कुल निसंदेह। सीरियस ले रहे होंगे। ठीक है। शिव सृष्टि गुरुकुल में आप कब आए और किस तरीके से इस इंस्टीट्यूट ने आपको हेल्प किया आपके सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने में? श्योर 60 में आने का सिलसिला ऐसा कुछ शुरू हुआ कि जब मेरी तैयारी पूरी हो चुकी थी मेरे एंड से, जी। तो चीज़ें ऐसा था कि तैयारी रुक सी गई थी। मतलब तैयारी हो रखी है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, रिजल्ट नहीं आ पा रहा। ठीक तो मतलब मैंने कहीं शायद फेसबुक पे या फिर कहीं पे एडवर्टीजमेंट देखा था कि है। ऐसे ऐसे करके चीज़ें हैं, और एक मतलब पैटर्न है, शेड्यूल देखा। तो उसमें मतलब गौरव सर का, मतलब उन्होंने एक वो भी लिखा हुआ था कि ये फॉलो करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये सच्चाई तो भी है। हाँ, और मतलब इतना ओपनली, मतलब कोई भी अपना शेड्यूल क्यों ही, मतलब क्यों ही बाहर उसको करेगा। लेकिन गौरव सर ने डाला हुआ था वो कि मतलब ऐसे ये हम इस टाइम पे ये कराएंगे वो कराएंगे। तो फिर मन बनाया कि ठीक है गुरुकुल चलते हैं। घर पे डिस्कस किया तो लकीली मेरे मतलब पेरेंट बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मतलब उन्होंने मतलब शुरू से ही बोल दिया कि भाई जी। हमारा काम इतना है, आपको फाइनेंशियली ज़रूरतों को पूरा करना, जी। बाकी जो करना है आप समझदार हो, जो करना है करो। हम्म।
तो बताया कि ऐसे ऐसे, कि ठीक है। अब जाके यहाँ फिर यहाँ ज्वाइन किया, तो यहाँ चीज़ें मतलब हमारे टाइम में तो ऐसा था कि सुबह 6:30 बजे चीज़ें शुरू हो जाती थी, शेड्यूल। अभी तो 8:30 स्टार्ट होता है। हाँ अच्छा, तो हमारे टाइम में 6:30 होता, तो आसान हो गया है अब। तो 6:30 स्टार्ट हो गए, और फिर रात को 12:30 तक चीज़ें चलती थी विद ब्रेक्स, अच्छा, कि वो लंच लंच ब्रेक, का, डिनर ब्रेक, हाँ, डिनर स्पोर्ट्स का, ब्रेक। हाँ राइट, स्पोर्ट्स वगैरह हर चीज़। तो यूँ करके, और गौरव सर की मेंटरशिप थी, तो उसका एक अहम रोल था कि मतलब मोटिवेट करने से लेके पर्सनल, अगर किसी को कोई दिक्कत है उसमें, हर चीज़ में मतलब वो फैमिली की तरह इन्वॉल्व होते थे। ठीक है। इस तैयारी के दौरान क्या-क्या चैलेंजेज़ आए और आपने कैसे ओवरकम किया उसको? मेन चैलेंज जो था, वो था कंसिस्टेंट ना रह पाना। टाइम टेबल बना तो लिया, लेकिन फॉलो नहीं कर पाए, हुँ, सबसे बड़ा चैलेंज था। ओवरकम बहुत हद तक हुआ वो यहीं आके, क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ मतलब शेड्यूल बच नहीं फिक्स रहता सकते है, ना हाँ। यहाँ। और सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो फ़ोन ही था। तो फ़ोन वो जमा हो गया, वो यहाँ जमा हो गया। लेट आने फाइन है, हाँ, सोशल मीडिया चला नहीं सकते, सोशल मीडिया चला नहीं सकते, तो करेंगे तो क्या? क्या करेंगे? फिर किताबें ही बचती हैं। किताबी बस्ती है। तो यूँ करके वो मतलब बहुत हेल्पफुल रहा। और कोई सोशल प्रेशर या फिर किसी और तरह का दबाव आपके ऊपर या चैलेंज लगा हो? नहीं, सोशल प्रेशर तो एज सच नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी हुँ, और कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ रहा था, तो सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगा था हुँ, कि कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वो मतलब ये था कि हाँ, जब मतलब कंसिस्टेंट रहने लग गए, तो चीज़ें समझ में आने लग रही थी कि हाँ, एक बेटर पिक्चर दिखाई देने लग रही थी जी। कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो वो जो फियर था ना, कि मतलब डर का जो मतलब एक रहता है ना कि हार का जो डर था, हुँ, वो धीरे धीरे जीत के जश्न में कन्वर्ट बदलता होना चला गया। शुरू हो गया था, जैसे मॉक्स पे, हर उस पे। तो मतलब एक वो था कि जैसे यहाँ पे सीरीज चलती है QIP करके। हुँ, फ्री का जो टेस्ट होता हाँ, है। तो वो प्री के लिए थी, और मुझे ध्यान है कि मतलब मैं करीब करीब अपने प्री से पहले 15,000 क्वेश्चंस लगा चुका था उनके थ्रू। 15,000 क्वेश्चंस, हाँ, लगभग। बहुत बढ़िया। और मुझे अच्छे से ध्यान है कि मतलब मैं जब पेपर देकर आ रहा था, तो मेरे को यही फीलिंग आ रही थी कि आई एम सेलेक्टेड, मतलब इतना कॉन्फिडेंट था मैं। तो वो कंसिस्टेंसी का ही कमाल था। यानी आप एग्ज़ाम से पहले जितनी प्रैक्टिस करके जाएँगे, तो वो उतना ईज़ी आपके लिए वहाँ हो जाना रिजल्ट चाहिए। देगा वो। हुँ, जो घबराहट होती है, पैनिक होते हैं, और मतलब एक शिवरिंग होती है कि मतलब कैसे ये सब, वो चीज़ आप कुछ भी कर लीजिए, डेली वो मॉक से ही, सब डेली प्रैक्टिस वहीं से जाएगा। पर ही दूर होगी आपकी प्रैक्टिस से। हुँ। जैसे आपने बताया कि आपको भी आप भी दबाव फ़ील कर रहे थे बीच में, डर भी लग रहा था सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। एज भी धीरे-धीरे बढ़ बढ़ रही थी रही थी। आपकी। तो फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपका? कौन-कौन सपोर्ट में था? किसी ने सुझाव दिया होगा कि कहीं और जॉब कर लीजिए, ऐसा? मतलब चीज़ें ऐसी थी कि मेरी लकीली फैमिली बहुत सपोर्टिव है। हुँ, मेरे पापा, मम्मी, मतलब सब लोग। तो फादर का तो कभी ऐसा कुछ नहीं नहीं रहा, मतलब एक पॉइंट पे थोड़ा था, वो नाराज़ से हो गए थे मेरे से। मतलब नाराज़ नहीं, थोड़ा दुखी हो गए थे। मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ था, अच्छा। तो उसका फिज़िकल था। अब वो मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अब तो उनको पता चल ही जाएगा। तो वो मैंने जानबूझ के उसका फिज़िकल में 12 राउंड लगाने होते थे, मैं 11 राउंड लगा के बैठ गया था कि मेरे 12 हो गए हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ जॉइन कर लूँगा, तो फिर समय तो नहीं मिलेगा। मेरी जो आगे की प्रिपरेशन है वो हैम्पर हो जाएगी, और चीज़ें यहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाएँगी। तो जो भी देख रहे हैं बच्चे याद रखना, अगर आप में काबिलियत है इंस्पेक्टर बनने की, तो उससे कम में मत मानना। आपको अपने सपने के लिए लड़ना चाहिए। जब भरोसा है कि हम कुछ कर सकते हैं बड़ा, तो जैसे आपने बिल्कुल, एक तो उस चुनौती पॉइंट था पे अपने, बहुत बड़ी चुनौती थी ये। हाँ, एक नौकरी लगने वाली थी, बिल्कुल। उसको छोड़ के ऐसा था कि वो मेरी पहली जॉब भी थी, मतलब हुँ, पहला पेपर था जो मेरा क्लियर हुआ था। अच्छा, तो जब रिज़ल्ट आया था, तो मैं बहुत खुश हुआ था। मतलब वो समझ में नहीं आ पाया था कि जब वो पीडीएफ में नाम देखा था ना, तो वो ही एक अपने आप में एकदम ऐसा था कि अरे ये तो जंग जीत गए। असली जो चैलेंजेस थे वो तो बाद में समझ में आए थे, जब मैं वो होता था ना, एक बुद्धिमान लोगों से मिला हूँ, जो सिलेक्टेड लोग अच्छा। थे, और वो सब यार दोस्त थे, सब बड़े भाई जैसे थे सब। तो उन सब लोगों से जब उन्होंने एकदम पिक्चर क्लियर करी कि ये सब नहीं, ये मतलब अगर कैलिबर है तो आप जाओ वहाँ पे। सही बात। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब किसी को
हार्ड एंड फास्ट मतलब ज़रूरत ही है और आप उसको मतलब ठुकरा दो, वो बेवकूफ़ी होती है। आई थिंक जैसे आपको अगर लगता है कि नहीं ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है आपकी लाइफ में, तो ज्वाइन अच्छा, करना चाहिए। जैसे आप जैसे बहुत कम ही बच्चे हैं गुरुकुल में, जैसे हैं बहुत सारे हैं जो बहुत सारी पोस्टों पे सिलेक्ट हुए हैं, तो आप जरा बताइए किस किस पोस्ट पे सिलेक्ट हो चुके हैं आप अब तक? जैसे आप अभी प्रिवेंटिव ऑफिसर के पोस्ट पे भी सिलेक्ट हो चुके हाँ हैं, जी। कुछ दिन में ज्वाइनिंग आ जाएगी, जी। तो जरा एक लाइन से बताइए। मेरा मतलब CHSL 19 में सिलेक्शन हुआ था। जी। वो बाय मिस्टेक सिलेक्शन हुआ था, मतलब मुझे लेना नहीं था। रीज़न अच्छा। उसका ये था, मेरा CGL 19 में सबसे पहला सिलेक्शन था। और जहाँ तक मुझे याद है CHSL 19 का रिजल्ट आया था 2 या 3 अप्रैल को, या मई में ऐसा कुछ करके, और इससे 4-5 दिन पहले ही CGL 19 की DV हुई थी। ठीक है। अगर ये रिजल्ट 5 दिन पहले आ जाता तो मैं मतलब वो नहीं करता। तो यूँ था, अब CGL 19 का जो रिजल्ट वाला मामला था वो कोर्ट में पेंडिंग था। हम्म। तो डर ये था कि इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा। हम्म। तो यूँ करके वो CHSL वाला अटेम्प्ट करना पड़ा। हम्म। ये तो क्लियर कट था कि ज्वाइन तो करना ही नहीं है वो, लेकिन डर था कि अगर उसमें नहीं हुआ फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या करेंगे। कोर्ट ने रिजल्ट कैंसिल कर दिया या दोबारा एग्जामिनेशन हो, तो उस चक्कर में यूँ करके वो मुझे मतलब आज भी उस चीज़ का गिल्ट रहता है कि एक सीट बेकार की। तो फिर इसका रिजल्ट आया तो यहाँ मेरा ऑडिटर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ CGDA में। तो फिर उसकी पोस्टिंग मेरी आई थी अहमदनगर में। अच्छा। फिर उसके बाद मेरा क्या कह देते हैं, चेन्नई GST में, मतलब GST में हो गया था, तो चेन्नई में। तो अब आगे प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए बीच जाएंगे। में 2-3 जगह और हुआ था, हाँ, शायद आप हुआ था, मेंशन नहीं जैसे करना चाहते। UPSI में भी हुआ था, हाँ। और EPFO था, और भी हाँ। कई सारे एग्जाम थे, लेकिन उनका क्या था कि मतलब प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं किया था। हुँ। मतलब कर सकता था मैं, किया नहीं था, हुँ। क्योंकि वो सीट वेस्ट करने का फैक्टर नहीं था। अच्छा, कौन-कौन सा एग्ज़ाम आप दे रहे थे? सीजीएल भी दे रहे थे, सीजीएल भी दे रहे थे, यूपीएसआई एग्जाम या सारे सारे दिए दे हैं, रहे थे? बैंक का नहीं दिया कभी। तो बैंक बैंक का छोड़ बस दिया। एक बार दिया था, तो वो लगा कि नहीं ये हुँ। अपने सिलेबस से थोड़ा इरेलेवेंट है। हुँ। वरना तो कोई जैसे मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, EPFO हो गया, IB हो गया, तो इनके एग्जाम्स दिए हैं कि ठीक है वो सिमिलर पैटर्न पे होते हैं, लगभग तो सभी बच्चे देते हैं, जब तक हाँ, सिलेक्शन नहीं हो जाता है, लगभग देने भी चाहिए। देने भी चाहिए। हाँ। थोड़ा जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप जॉब भी कर चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस भी रहा है उस फील्ड में। तो क्या जॉब रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, चैलेंजेस क्या हैं? एक बार समराइज़ कीजिए हमारे बच्चों के लिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं। जॉब प्रोफाइल का तो ऐसा है कि मेन जो काम है वो टैक्स फैसिलिटेशन प्रोवाइड कराना है जो जी। टैक्स पेयर्स हैं। तो इसमें दो तरीके का, एक ऑफिस वर्क भी है, डेस्क जॉब भी है, और फील्ड वर्क भी है इसमें। डेस्क जॉब में पर्टिकुलर सेक्शंस होते हैं, और फील्ड वर्क में क्या होता है कि जैसे मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, सर्च करना, ये सब हुँ। सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये करके रहता है। बेहतर क्या है, ऑफ़िस वर्क या फिर फील्ड वर्क? वो डिपेंड करता है कि आपका मेंटल स्टेटस कैसा है। और अगर आप मोस्ट प्रेशर हैंडल कर सकते हैं तो, और अच्छा, आप मतलब फिजिकली अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं, तो आप फील्ड वर्क चूज कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप ऑफिस वर्क। गवर्नमेंट की तरफ से क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से तो मतलब जैसे अब मेरा लेवल 7 पे मतलब हुँ। है सिलेक्शन, तो सैलरी मतलब है, अच्छी अच्छी खासी है। खासी है, ठीक ठाक है, मतलब अपना दाल रोटी का जुगाड़ चल जाता है बढ़िया। और जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, और फैमिली को टूर पे ले जाने का LTC जिसको बोलते हैं, हुँ। उसका है, सारा बाय एयर है। तो बाकी सारी चीज़ें मतलब हैं, मतलब कंप्लीट पैकेज है। सही चल रहा है, ठीक हाँ, है। कोई वो नहीं है कि आपको बाहर से कुछ करना है, अच्छा, ऐसा। कोई चैलेंज ऐसा है, आप फील्ड वर्क में थे या ऑफ़िस वर्क में थे आप? मैं दोनों में ही था। दोनों में? तो हाँ। फील्ड ऑफ़िस में तो कोई चैलेंज होगा नहीं, या नहीं, ऑफ़िस पॉलिटिक्स होती है वहाँ भी, जैसे हर वो जगह सुनने में आता है? वो एक्चुअली क्या है कि वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है हाँ। कि आप उस चीज़ को हुँ। कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो। हुँ। अगर आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो है हर जगह, और नहीं दे रहे हो तो फिर वो नहीं है। वो मतलब ऐसा रहता है। तो मैंने कभी इन चीज़ों में मतलब पढ़ा नहीं हूँ कभी भी कि नहीं जी मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, या फिर मुझे किसी के बारे में कुछ वो करना है। अपना जितना इनपुट की ज़रूरत है उतना ही मतलब देना है, बाकी उससे ज़्यादा नहीं। चैलेंजेस ऑफिस वर्क में तो ऐसा है नहीं। फील्ड वर्क में हाँ थोड़ा बहुत रहता है कि मतलब जैसे मैं चेन्नई में वर्किंग हूँ, तो वहाँ जो लोकल्स हैं उनको थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, बहुत थोड़ा सा। थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। हाँ,
क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हम लोगों का जो इंटरेक्शन है वो सब बिजनेसमैन लोगों से है, हम्म, और वो हर चीज़ में कंफर्टेबल है, हम्म, वेदर इट इज़ इंग्लिश और हिंदी जो भी है, तो वो कंफर्टेबल है। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक जो रहता है कि हाँ ट्रैवलिंग का इशू होता है किसी को, एक कई बार ऐसा होता है ना, हमारे चाहने से चीज़ें नहीं मिलती है कि तो ऑफिस जाना है या फील्ड वर्क में जाना है, वो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन होता है, बड़े ऑफिसर डिसाइड हाँ करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि किसको कहाँ भेजना है। तो कोई बिजनेसमैन का दबाव वगैरह भी रहता है उसमें, या फिर ओवरकम नहीं हो जाता ऐसा है? कुछ नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं रहता ऐसा है। कुछ नहीं। ठीक है, अभी तो ये हो गई जीएसटी इंस्पेक्टर की बात। अभी हम बात करेंगे पीछे थोड़ा जाके, कि सिलेक्शन में आप, सिलेक्शन से पहले आपने क्या किया, क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई। तो हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं जो सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स। तो मैथ के बारे में बताइए, अर्थमेटिक एडवांस दोनों का, कैसे आपने किया, किससे पढ़ा। मैथमेटिक्स को मतलब करने में जो सबसे बड़ा मतलब ऐसा मेरे को, मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैथ्स ही था। मैंने अपना अच्छा। ग्रेजुएशन मैथ्स ऑनर्स में ही किया था, हम्म। और 10th 12th में तो ऑब्वियसली वो मैथ्स था ही उसमें, और मुझे मैथ्स पसंद भी है चलिए, बहुत कि बढ़िया। मतलब हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यानी, यहाँ आने का सबसे बड़ा रीज़न यही था, क्योंकि अच्छा। उस टाइम पे 200 नंबर का पेपर होता था, हाँ। तो 200 नंबर मेंस में रहता था और 50 नंबर उसमें रहता था, तो 700 नंबर में से 250 नंबर तो ये हो ही गए। पूरे करने हैं। हाँ, तो वो मतलब 250 भी नहीं तो कम से कम ये 250 में से 220 हाँ, 225 तो मैक्सिमम जितने कर कर सकते हैं लेंगे उसमें। वो। तो ये एक फैक्टर था। बाकी इसको करने के लिए मैंने क्लास ली थी, तो जैसे सिलेबस कंप्लीट किया, तो मुझे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो मेन फैक्टर लगता है वो ये लगता है कि प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा है कि नंबर ऑफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप हाउ मेनी टाइम्स यू विल रिपीट देम, कि मतलब जितना आप ज़्यादा रिपीटेशन होगा ना उसका, कॉन्सेप्ट्स का, आप एक कॉन्सेप्ट का 20 20 50 50 क्वेश्चन लगा लीजिए, जी। ठीक। अब मान लीजिए कि 50 कॉन्सेप्ट हैं, आप 20 तक पे आ गए, थक गए और फिर दूसरा उठा लिया, हम्म। तो जो 20 के वो भी खराब, और जो बचे हुए हैं वो तो है ही नहीं ऑलरेडी कहीं। खराब हो गया हम। तो बेटर ये है कि आप एक कॉन्सेप्ट पकड़ो, उसको रिवाइज करो, और मतलब अगेन एंड अगेन उसको करते रहो, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैथ पे आप ऑन एवरेज कितना टाइम देते थे? लगभग लगभग पर डे का हम्म। अराउंड 3 से 4 घंटे। 3 4 घंटे हाँ देते थे। 3 4 घंटे। तो जो भी आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, इनका बैकग्राउंड रहा मैथमेटिक्स का, उसके बाद भी 3 4 घंटे पढ़ाई कर रहे थे मैथ की, तभी वर्दी मिलती है। आप टोटल पढ़ाई कर रहे हो 3 4 घंटे की, उम्मीद करते सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले तो मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क ही जो है, समय जो ही देना सिलेक्शन का पड़ेगा, मेन और सबसे कारण बड़ी बात बनेगा। है एस्पिरेंट के पास समय के अलावा कुछ है भी नहीं। समय ही है, टाइम ही है, समय ही पैसे है, हैं नहीं। अगर हाँ वही, मतलब हम खुद उसी घर जगह परिवार से आ वाले रहे भी हैं तो डिसोन कर चुके हैं हाँ एक एज के बाद। तो बचा बिल्कुल क्या, समय है, समय। उसको सदुपयोग कितना कर सकते हो करो। तो लगभग 4 घंटे आपने, 3 से 4 घंटे आपने दे दिए हाँ मैथमेटिक्स पे। 3 से 4 घंटे। तो सीजीएल में तो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होना चाहिए। स्पीड का भी बहुत बड़ा रोल है, कि विद इन टाइम सॉल्व करना क्वेश्चंस को। उसके लिए जैसे मतलब मैं वही उसी चीज़ पे आऊँगा हम्म। कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन है, हम्म। तो अब उसमें क्या है कि एक चीज़ तो ये है कि क्वेश्चन देखा आपने, आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता है। जब आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है तो टाइम फिर लगेगा कहाँ, बात आएगी कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन जी। कैलकुलेशन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अलग से। हम्म। आप डेली सुबह उठ के टेबल्स पढ़ सकते हो, क्यूब्स पढ़ सकते हो, स्क्वायर पढ़ सकते हो, और अब तो यूट्यूब पे दुनिया भर की चीज़ें हैं। हम्म। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के लिए कुछ ऐसा है कि नहीं ये चीज़ें कवर नहीं की जा सकती, ये हो सकती हैं। तो क्या कैलकुलेशन के डेली हमें टाइम देना चाहिए अलग से? अगर किसी को ज़रूरत है कि मतलब कैलकुलेशन पे कोई अगर अटक रहा है तो उसको फिर टाइम देना ही चाहिए। देना मतलब चाहिए। हाँ, मतलब टेबल्स हो गए, स्क्वायर्स हो हम्म। गए, क्यूब्स हो गए, बहुत बेनिफिशियल है। दूसरा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश। वेटेज भी इसका सबसे ज़्यादा है एसएससी में, हाँ खासकर जब से टीचर्स कराना शुरू किए हाँ नए पैटर्न के हिसाब से, हाँ। सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का है। और खासकर जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी इंग्लिश ही होता है। तो इसके बारे में क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, और क्या सबसे सुझाव देंगे बच्चों को जो पढ़ रहे हैं अभी? सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम आई नो कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो हिंदी बैकग्राउंड से ही आते हम्म। हैं,
मैं भी हिंदी बैकग्राउंड से ही हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात, तो समझ ठीक, रिलेट हाँ कर पाएंगे लोग। हाँ जी। तो इंग्लिश के लिए पहली चीज़ तो मतलब मैं जो कहना चाहूँगा कि एक तो जो दिमाग में वो फोबिया रहता है ना कि इंग्लिश डर है जो। लैंग्वेज है, अंडरस्टैंडिंग जनरेट करो हम्म, तो इजीली हो जाएगी। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना इंग्लिश के साथ, तो वो दिक्कत देगी ही देगी। जी। अब वो अंडरस्टैंडिंग आएगी कैसे? रीडिंग से। हम्म, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, इजी न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं कि आपने हिंदू उठा लिया तो उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही तो उसका कोई फायदा नहीं है। शुरुआत में मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस ठीक ठीक है रहेगा। न्यूज़पेपर, उसकी लैंग्वेज इजी होती है, ठीक होती है। तो मैं चाहता हूँ इसमें आप, जैसे इंग्लिश में 3 पार्ट आ जाते हैं, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। हम्म। तीनों का बताएं आप। वोकैब vocab कहाँ से करना चाहिए, ग्रामर कहाँ से करना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से करना चाहिए, पहले ग्रामर की बात करते हैं। कितना कितना टाइम देना चाहिए। हाँ, एक ग्रामर की बात करते हैं। जी। अब जैसे मैंने मतलब इंग्लिश के लिए भी क्लासेस ली थी भाई, तो वो ग्रामर का ही पढ़ाते हैं कोई भी टीचर हो। हम्म, तो जैसे एक बार सिलेबस खत्म हो गया है, मतलब पूरा ग्रामर वगैरह कंप्लीट हो गया है। अब मेरा उसमें क्या था, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी कि जब मैं पढ़ रहा था, जैसे मेरी क्लास होती थी, तो मेरे साथ ये था कि मैं अपना क्लास की रिकॉर्डिंग करके लेकर आता था डेली। मतलब जैसे क्लास शुरू हुई तो वहाँ साउंड वगैरह लगे होते थे, तो जैसे स्पीकर वगैरह, तो मैं उसको रख लेता था। उसका रीज़न था, शुरू के 2-3 की क्लास होती थी ना, मैं आके नोट्स देखता था, वो मेरी चीज़ें निकल जाती थी दिमाग से अच्छा। कि ये किस पॉइंट पे क्या बताया था, इस पॉइंट पे क्या था। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया, देखो ऐसा ही सीखते हैं यहाँ पे, ऐसे इन सीखते हैं, चीज़ों सही के बात। स्कूल तो होते नहीं है सही बात। कि ये कैसे करना है। इतना खुल के जल्दी कोई बताता भी नहीं है। हाँ, तो लकीली मेरे वहाँ जो दोस्त थे और जो पहले से तैयारी कर रहे थे ना, तो वो मतलब मेरे अच्छे वेल विशर थे, अच्छा। तो उन्होंने जो अप्लाई किया वो मुझे बताया। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कर लेना, ये बेनिफिट है। मैं कहा ठीक है, तो मैं वही करता था। यही होता था कि मतलब मैं जैसे क्लास करके आ रहा हूँ तो मेरा ये था, मैं सोने से पहले एक बार इसको रिवाइज करूँगा करूँगा। हम्म, तो कहीं कहीं दिक्कतें आती थी तो मैं फिर उसको सुन के वो ठीक कर लेता था। ग्रामर को करने के लिए मुझे लगता है कि अगेन वही चीज़ मैथ्स वाली, हम्म, आप जितना ज़्यादा इसको मतलब टाइम दोगे ना कॉन्सेप्ट पे, जब आपको चीज़ें पता होगा कि हाँ कहाँ टेंस यूज़ होना है, टेंस यूज़ होना है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, वर्ब मतलब जो भी है, प्रेपोजिशन आएगा नहीं आएगा, एडवर्ब, वो उन सब के जब फंक्शंस पता होंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यही रिलेट करती है कॉम्प्रिहेंशन हम्म, में। जब आपका क्या कह देते हैं ग्रामर अच्छा होगा तो आपको कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत नहीं आएगी। कॉम्प्रिहेंशन देखो दोनों चीज़ों का कंपाइलेशन है, जी। ग्रामर प्लस वोकैब। हम्म, आपके पास वर्ड बैंक है, हम्म, आपके पास ग्रामर की नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन कुछ नहीं है। हम्म, आपके पास दोनों में से कहीं एक चीज़ में भी लैग कर रहे हो तो तो दिक्कत आएगी। कॉम्प्रिहेंशन में गड़बड़ होगी होगी। हम्म, तो ये है। तो कितना टाइम आप इन टोटल देते थे तीनों को मिला के, यानी इंग्लिश में कितना टाइम देते थे इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में लगभग लगभग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस 1 से 1.5 घंटे का तो मेरा रहता था चैप्टर रिवाइज करने का। ठीक है। और उसके बाद करीब करीब आधा घंटा 1 घंटा जो उससे रिलेटेड, मान लो वर्ब पढ़ रहा हूँ हम्म, तो वर्ब से रिलेटेड कोई भी बुक उठा लिया, प्रीवियस एरिया जो भी है, तो उससे फिर उसके मतलब मॉक वगैरह वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अटेम्प्ट कर लिए, 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन टॉपिक जितने भी। वाइज। हाँ, हम्म, टॉपिक वाइज। बाकी जैसे एक कंपाइल टेस्ट तो देता ही था, तो बाकी वहाँ टेस्ट हो यानी जाता था। 2.5-3 घंटे आप यहाँ भी हाँ, लगभग दे दो रहे से थे। दो से ढाई दो ढाई घंटे घंटे दे रहे हम्म। थे। रीजनिंग तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत होती है, एक बार अगर सिलेबस आपने वो मॉक टेस्ट गो के थ्रू थ्रू कर ही लिया। हाँ, कंप्लीट हो गई थी। बाकी अगर किसी बच्चे का वीक है तो पर्टिकुलर टॉपिक की पर्टिकुलर क्लास करनी टॉपिक का जरूरी है। आप यूट्यूब पे चैनल्स अवेलेबल हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं, तो इतना सारा है, तो आप पर्टिकुलर टॉपिक डालो, उसको वहाँ से अच्छा, कंप्लीट कर रीजनिंग लो। में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, जो 4-5 टाइप के आते हैं, जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, इस टाइप के जो, तो ये कहाँ से करना चाहिए, आपने कहाँ से किया। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आजकल के बच्चों के लिए रीजनिंग में यही है। इसका मुझे लगता है कि यूट्यूब पे, मतलब जैसे मैंने यूट्यूब पे ही वीडियो देखी थी। वही सोर्स बचा हुआ अभी। हाँ, तो मतलब अभी क्योंकि क्या है कि अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि हम्म, इतने डोमेन में पूछ रहा है एसएससी। अभी तो ये है कि मतलब मन में आ रहा है तो इजी पूछ लिया, मन में आ रहा है तो डिफिकल्ट पूछ लिया। और स्टेटमेंट की दिक्कत ये है कि आप उसको 100% वो नहीं कर सकते, हाँ यही यही सही ठीक होगा। है। हाँ, वो एग्जामिनर के ऊपर बात है कि उसने किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है। सही बात है।
तो ये चीज़ें हैं। बाकी हाँ, ये है कि वो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा ये वो। प्रैक्टिस ही चीज़ है, अगर आपके आँख से गुजरा हुआ है मैक्सिमम हाँ चीज़ें, तो शायद आप सही कर ले जाएँ। तो मोस्टली चीज़ बच्चे सही करते हैं, लेकिन हाँ, गलत होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है, वो कि तो आप जो सोच रहे हो सकता हाँ, है, वही चीज़। सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट रहा हो, हाँ, तो दिक्कत हो जाती है। लास्ट में हम लोग आते हैं जीएस के ऊपर, जो अथाह समुंदर है, जो कभी पूरा ना होने वाला सब्जेक्ट, सबके सबके दुखती नस है ये, सबके सबसे दुखी। दुखती रग है। हाँ, तो जीएस का तो मैं मतलब जेन्युइनली बताऊं, जीएस का जैसे मैंने शुरू किया था, एक बुक आती है घटना सार करके, अच्छा। 2017-18 में, मतलब वो लॉन्च की थी उन्होंने 17-18 में। हम्म। तो वो पढ़ी थी। यूपीपीसीएस के लिए जो आती है? उन्होंने सीजीएल के लिए निकाली थी पहली अच्छा, अलग बार। से निकाली, पहली बार हाँ, निकाली थी। मतलब गलतियां तो थी उसमें बहुत ज़्यादा। और वो पहली बार जब भी फर्स्ट कोई एडिशन में प्रिंट तो होगी गलती तो आएगा, वो हाँ। ऑब्वियस है, वो होती ही फर्स्ट है। एडिशन में गलतियाँ उसको आएंगी। फिर हम लोग ही ठीक करते हैं, जो पढ़ने वाले रहते हैं हाँ, वही वही वो मिस्टेक रेक्टिफाई करेक्ट कर देते करते हैं हैं। उसको। हाँ, तो ऐसा था कि उसको पढ़ा तो वो थोड़ा सब्जेक्टिव डिटेल थी, तो पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग थी। हम्म। किसी ने बताया लूसेंट पढ़ लेना, हम्म। मैं ठीक है लूसेंट पढ़ लेंगे। लूसेंट ट्राई करी, लेकिन लूसेंट को मगअप करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा वन सा। लाइनर्स है। तो फिर जब उसका सजेशन मिला तो वो पढ़ी। तो मेरे ख्याल से शायद, अगर मेरे को सही याद है तो 2019 के लास्ट में, या 19 के लास्ट में शायद गौरव सर की बुक लॉन्च हुई थी, अच्छा। 6500 आई थिंक, या हाँ, 5200 कुछ ऐसे आई करके थी। थी, हाँ। तो वो बुक जो सेम, मतलब लगभग लगभग उसमें वो सब कुछ था जिसकी ज़रूरत थी। प्रीवियस ईयर सारे इंक्लूड थे उसमें। प्रीवियस था सारा, और वो डिटेल थी। डिटेल्ड बुक थी, हाँ। हाँ, फिर वो सिंगल सोर्स वही रखा, हम्म। और लूसेंट रखा। मतलब ये अच्छा। था, एक बार लूसेंट पढ़ लिया, शाम को नॉलेज टेस्ट करने के लिए वो पढ़ ली। तो वो कॉम्बिनेशन था बढ़िया चीज़ों को ठीक सही है। करने का। अच्छा, आपने नोट्स भी बनाए थे क्या जीएस में? या शॉर्ट नोट्स बच्चे बोलते बनाना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए? क्लासेस किए थे, नहीं किए थे जीएस की? नहीं, या जेन्युइनली मैंने तो नहीं बनाए थे। अच्छा, मतलब आपका तीन क्या था, सब्जेक्ट स्ट्रांग रहा होगा, तो एक को आपने हल्के में लिया थोड़ा। नहीं हल्के में नहीं लिया। हाँ। बात यह है कि जो हम बना रहे हैं, मेरा एक था कि मतलब जैसे कोई भी मुझे मतलब ऐसी चीज़ लगती है कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, इसको हम्म। मुझे लिख लेना चाहिए। तो मैं लिखने से बैठे एक है कि फ़ोटो क्लिक कर लिया, अच्छा। वो देख लिया। मैं कोशिश करता था कि टाइम लिखने में कम जाए, मतलब ऐसी चीज़ कि जो अवेलेबल है। अब जैसे मान लीजिए किसी की पीडीएफ है, अब करंट अफेयर है, बच्चे लिखते हैं, लिखने भी चाहिए, अगर किसी को लगता है कि हाँ भाई ज़रूरत है तो लिख लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब उसकी पीडीएफ अवेलेबल है तो आप उसको वहाँ से पढ़ लो। सही मैंने होना भी ये चाहिए, खासकर जिन एग्जाम में जीएस का वेटेज ऑलरेडी कम है, करंट अफेयर देखें तो बहुत कम है, तो उसके लिए डेली और नोट्स बनाना वाजिब नहीं रहेगा। अच्छे अच्छे एग्जैक्टली सोर्स हैं हाँ, जो बढ़िया मेहनत करके बना रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा तो लगता है कि क्रक्स मिल जाता है। अगर कोई अच्छे से नोट्स बना रहा है कि उसको बाद में पढ़ने भी, तो दिन में आधा घंटा तो कम से कम चाहिए ही चाहिए लिखने के लिए। ज़्यादा ही और लग मैं जाएगा। मानता हूँ कि अगर आप जाओगे शॉप से निकलवा के ले आओगे पीडीएफ, हाँ, तो क्योंकि अब जितने भी टीचर्स हैं सही बात है, वो सब के सब मेहनत वीडियो कर के रहे हैं। साथ साथ पीडीएफ पे प्रोवाइड कराते हैं वो लोग। तो मुझे नहीं लगता कि उसे निकलवाने में 5 से 7 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। सही बात। आधा घंटे में तो आपका, मेरे को लगता है आधे से ज़्यादा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। हम्म। तो इसलिए मतलब ये एक खास वजह रही है कि मतलब ना करने की। अच्छा, ठीक है। मॉक तो आप डेली देते थे क्यूआईपी? हाँ, एक चीज़ और, मैं मतलब नोट्स पे आ रहा हूँ। जी। नोट्स मैंने जो मतलब क्लासेस ली थी ना, वो मेरे नोट्स थे। उसको रिवाइज करते थे आप? हाँ, मतलब जो सिलेक्शन में मतलब जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो उसका रहा है, नोट्स है। कि जैसे कंटेंट तो मेरा वही था ना, हम्म। तो वो सब सारी चीज़ें मतलब वहाँ से हुई हैं, तो वो नोट्स थे प्रॉपर। वो तो जरूरी है, हाँ, होना भी चाहिए। वो होना भी चाहिए। तो मॉक आप डेली दे रहे थे हाँ, क्यूआईपी? क्यूआईपी मतलब ऑनलाइन भी दे रहे होंगे? ऑनलाइन भी देते थे और ऑफलाइन भी। तो चलिए ठीक, इन सब मिला के काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, अगर सारे सब्जेक्ट का जोड़ लिया जाए, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे आप? मतलब। टाइम मैनेजमेंट का ऐसा था कि जैसे जब दिल्ली में रह रहे थे, हम्म। तो ऐसा भी होता था कि सुबह 7 बजे लाइब्रेरी पहुंच गए, हम्म। तो कई बार ऐसा होता था कि 2 बजे पहुंच रहे हैं। हम्म। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए फिर श्योर 60 वाला रास्ता अपनाया कि अच्छा। वहाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो फिर यहाँ तो फिर चीज़ें ठीक हो गई थी। और मैनेज का तो ऐसा था कि
हर मॉक टेस्ट के बाद है ना हम्म, स्ट्रेटजी चेंज करने की इच्छा होती है। तो आज मैच में स्कोर अच्छा आ गया हाँ तो कल से ऑटोमेटिकली उत- मैच में टाइम कम दिया जाएगा। हाँ। अब अगले दिन ही मैच में 35 नंबर रह गए 50 में से, हम्म। तो फिर वही 2 की जगह 3 घंटे देने शुरू हो जाएंगे। तो वो डिफर करता है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत है। मतलब जो एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट है ना हाँ उसी हर पे काम करना सब्जेक्ट है। को, वो हाँ, देना चाहिए उसी को ही। बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। हम्म, जिस पैटर्न पे आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको बार बार नहीं बदलना चाहिए। एक दिन हाँ अच्छा हो गया तो अगले दिन बदल दिए, हाँ, गड़बड़ हो गया तो बदल दिए। जो तैयारी करने का मतलब हम्म, है उसको रखना चाहिए वैसे ही। ठीक है। अभी हम लोग एंड की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे। तो बच्चों का एक सबसे बड़ा डाउट रहता है क्वेश्चन स्किप कैसे किया जाए। खासकर आजकल जैसा पेपर आ रहा है, काफ़ी लेंदी पेपर बन रहा है, बच्चे पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन स्किप कैसे किया जाए, कितने सेकंड आइडियल होने चाहिए, 10 सेकंड, 20 सेकंड, या मान लीजिए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 1 मिनट दे चुके हैं, 1.5 मिनट ऑलमोस्ट एंड पे हैं, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तो क्या करें, छोड़ देना चाहिए, दोबारा अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरा पर्सनली मानना ये है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो मतलब अब जिनका एग्जामिनेशन है आगे फर्दर कोई भी एग्जामिनेशन रहती है, प्री की है, मेंस की है, जनरली ये चीज़ें होती है मैथ्स के क्वेश्चंस में और रीजनिंग में। मैथ रीजनिंग। और क्वेश्चन स्किप करना मुझे लगता है कि रीजनिंग में ज़्यादा डिफिकल्ट है हाँ, एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स, क्योंकि क्योंकि ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स में तो पैटर्न पता है कि ये वाला मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसको पता है कैलकुलेशन का। रीजनिंग में क्या है कि आप लॉजिक, मतलब आपको लॉजिक नहीं मिल रहा तो वो क्वेश्चन अटक रहा है। अब लॉजिक कितनी देर में मिलेगा ये आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। किसी ने अब कई बार ऐसा होता है कि जो एक मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस की सीरीज में आता है वो क्वेश्चन मैंने 5 सेकंड में किया हुआ है। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो जनरली बच्चों ने 10 से 12 सेकंड में कर रखा है वो मैंने 2-2 मिनट में भी नहीं कर पाया। हाँ, तो ये वो हो डिफर जाता है। करते हैं कि लॉजिक हाँ। वो चीज। मेरा मानना ये है कि मतलब किसी भी क्वेश्चन पे आके ना स्टिक नहीं होना है। लाइक टाइम लिमिट रखो 30 सेकंड, 40 सेकंड, अगर हो जा रहा है ठीक है, अदरवाइज स्किप इट। अगर आप ईगो पे लेकर जाओगे तो ये चीज़ आपको जो कंपनसेट कर नहीं पाओगे, इसके रिpercussion बहुत ख़राब है। तो यूं करके, और स्किपिंग का ऐसा है कि जैसे जनरली 5 से 7 सेकंड में आप क्वेश्चन पर नज़र मार सकते हो, वर्ड टू वर्ड पढ़ने के लिए नहीं, कि एक मोटा मोटा आइडिया है कि हाँ भैया ऐसा होगा। गट फीलिंग और इंट्यूशन ऐसी चीज़ होती है कि मतलब बता देती है कि हाँ ये होगा कि नहीं होगा, मतलब तैयारी के साथ, अच्छा, अगर तैयारी अच्छी है तो होगा कि नहीं होगा, सही बात। तो वो एक कॉन्फिडेंस रहता है ना कि हाँ होता है होता है। अब जैसे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बैठे हैं, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हैं, मतलब मैंने कभी पैटर्न चेंज नहीं किया, जैसे रहता है बच्चे पहले मैथ्स कर लेते हैं, मैंने जैसा पेपर आया वैसे ही, क्योंकि क्यूआईपी आप में भी ऐसे ही होता था कैसे यार। अटेम्प्ट करते थे आप? हाँ, पहले रीजनिंग, पहले मैथ, रीजनिंग, नहीं नहीं, जीएस। रीजनिंग, हाँ। जीके, हम्म, इंग्लिश, देन मैथ्स। मैथ लास्ट में मैथ रखते थे आप? लास्ट में। जो आपका स्ट्रांग था उसको लास्ट में रखते हाँ थे आप? उसमें लास्ट में। तो मतलब स्किपिंग का ये है कि आप जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं हम्म, और 10 से 15 सेकंड में आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है। हम्म, 10-15 सेकंड एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के बहुत बड़ा टाइम होता है। हम्म, तो उसको पढ़ के इतना तो समझ में आ जाता है कि हमसे होगा कि नहीं होगा। हम्म, और एक चीज़ रहती है कि हो भी सकता है, ट्राई करूंगा तो। अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि 1 मिनट या 1 मिनट 10 सेकंड आप दे सकते हो उसमें, क्योंकि आपने 10-15 सेकंड तो पहले ही दे दिए हैं। हाँ तो बाकी आप 30-40 सेकंड उसमें और लगा सकते हो। लेकिन मैथ्स एक का है तो एक मिनट में नहीं बन रहा है। तो उसको फिर छोड़ के आगे बढ़ जाओ, हाँ, दूसरी बार में देखेंगे अगर क्योंकि टाइम बचता तो। वो क्या है कि फिर वो आपको डाइवर्ट कर रहा है। हम्म, मतलब फिर वो चीज़ जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वो सिलेक्शन से दूर लेके जाने वाली हाँ, चीज़ें हैं। सही बात। अगर आप उसमें मतलब ईगो पे ले गए हो ना चीज़ों को हम्म, कि नहीं ये क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन मतलब बहुत अलग तरीके के होते हैं। हाँ, तो अभी सीखने को मिला कि ईगो पे नहीं लेना है किसी क्वेश्चन को। नहीं बन रहा तो हो सकता है सबसे छोड़ ना बने। दीजिए, हाँ। कंपटीशन है ही, अगर सबसे नहीं बन रहा है तो ठीक है, उसका। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अब जैसे मेरा क्या है कि मेरे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि मेरा 18 वाला था पहले जो मैंने दिया था सबसे पहला सीजीएल, तो उसमें मेरे साथ दिक्कत यही हुई थी। अच्छा। क्योंकि 17 में क्या था, क्या कह देते हैं, री एग्जामिनेशन हुआ था। हम्म, तो जो री एग्जाम हुआ था उसका जो मैथमेटिक्स था बहुत टफ आया था। हम्म, तो अब वहाँ से वो डेटा ग्रैब करके सारा कलेक्ट करके मैथ्स वैथ्स के पीडीएफ वगैरह, और जितने मैथ्स के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब प्रिपेयर कर लिए सब।
कॉन्सेप्चुअल चीज़ें छोड़ दी। बेसिक चीजें छोड़ के हाँ टफ टफ की तरफ भागते हाँ। रहे। और ये था मतलब वो नॉर्मली आती ही थी और लेकिन ट्रेडिशनल मेथड से। 2017 था भी एसएससी इतिहास का सबसे टफ पेपर, हाँ उससे टफ तो नहीं आया आपके हमें साथ। था कि 18 में वही आएगा, अब हाँ हमारे लिए तो पहला 18 ही था। हाँ। तो अब मतलब जब वो दिया तो सारे टफ क्वेश्चंस एकदम उसके लिए तैयार थे, कॉन्सेप्चुअल बहुत थोड़ा थोड़ा, बस नज़र मारिए छुट्टी, सुपरफिशियली। हम्म, चलो ठीक है, पेपर में देखा तो वही चीज़ हुआ। कुछ दिन अच्छा नहीं था कि उस पेपर में 4 क्वेश्चन गलत थे। ये अच्छा। एसएससी का जो गलत क्वेश्चन का सिलसिला है बहुत पुराना है। अब वो 4 क्वेश्चन गलत थे, वो चारों के चारों ऐसे टॉपिक से थे कि जो मेरे बेस्ट टॉपिक थे, ये तो छूट ही नहीं सकते। अब वो सारा टाइम चला गया वहाँ पे, और आपने आराम से टाइम दिया तो उसे, ये हमारी तो जो बनाऊंगा नैया ही। डूबी वहीं डूबी वो। अच्छा। उसमें मतलब मैं 18 वाले सीजीएल में हम्म, डीवी तक गया हूँ। अच्छा। तो बहुत मतलब मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो वहाँ से मेरे को श्योरिटी थी कि अब मेरा हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो वो मेरे को लगता है कि जो नहीं हुआ ना, वो उसी वजह से नहीं हुआ। ईगो अगर पे आप उन ले गए। 4 क्वेश्चंस हाँ। को मैं छोड़ देता हम्म, तो हो सकता है कुछ बेहतर यानी होता। एग्जाम देने अगर जा रहे हैं तो प्री परसेप्शन बना के मत जाएं, कि पेपर हाँ इजी इतने आएगा हार्ड क्वेश्चन आएगा। करने हैं, या हाँ। मतलब ये नहीं है कि कहने लगे कि इतने क्वेश्चन करने ही करने हैं। हम्म, ठीक है। ये तो इसकी की बात हो गई कैसे करेंगे। बच्चों को तुक्का मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, खासकर मेंस में। वहाँ नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, 1/3 है। मुझे नहीं लगता कि ये चांस मतलब ये रिस्क लेना चाहिए। मेंस में तो नहीं लेना वो चाहिए। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है ना सही बात। कि मतलब प्रोबेबिलिटी भी आप यहाँ, मुझे नहीं लगता यहाँ प्रोबेबिलिटी भी काम करेगी, फेल हो जाएगी वो। फेल हो जाएगी, सही बात। क्योंकि देखो तुक्के में और एक रहता है ना 50-50, हम्म। दोनों में अंतर होता है। हम्म। तुक्का हो गया, डाइस फेंक दिया कि हाँ ठीक है चलो हाँ। लगा दो ये। एक चीज़ ऐसा है कि मतलब हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, आपने कोई टाइमलाइन पकड़ ली, उस टाइमलाइन पे आपने 2 चीज़ें लग गई, अब उन 2 में से आपको एक चूज़ करना है, तो आप वहाँ रिस्क ले सकते हो, क्योंकि वहाँ 50% वाला मामला है कि हाँ 50% चांसेस हैं जीतने के। हम्म, अब बाकी अगर आप चारों ऑप्शन ही नए हो, क्वेश्चन ही फिर नहीं नया करना हो, चाहिए। तो फिर छूना तो भी नहीं मतलब चाहिए। करेक्ट ही है, अगर कुछ भी नहीं आता हो तो नहीं मारना है। हाँ, अगर अगर आपने पढ़ रखा एलिमिनेट है कर थोड़ा जा रहे हैं बहुत। एक दो हाँ ऑप्शन तो लगाना चाहिए। हाँ। ठीक है। जैसे आजकल का जो माहौल है, पेपर बहुत लेंदी आ रहा है, बच्चों में बहुत एक नेगेटिविटी भी फैली हुई है कि पता नहीं कट ऑफ कितनी जाएगी, हाई जाएगी, लो जाएगी। जीएस भी लेंदी आ रहा है, इंग्लिश लेंदी कर दिया, मैथ रीजनिंग के लिए टाइम नहीं बच रहा है। तो इस नहीं, प्रेशर को कैसे झेलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। इस सब को मतलब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी नहीं चाहिए। हम्म, उसका रीज़न ये है कि ये सबके लिए ही है, हाँ, कॉमन इफेक्ट है ये। किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है। हम्म, और फर्दर एग्जामिनेशंस के लिए यही है कि जब लेंदी आ रहे हैं तो आप उन्हें पढ़ने की स्पीड तेज कर लीजिए। रीडिंग हैबिट भाई आपकी बढ़ानी पड़ेगी। पहले 4-5 मिनट हम्म, लगते थे, अब 7-8 मिनट लग जाएंगे। हाँ। जो रीजनिंग और मैथ्स में आप मतलब ज़्यादा टाइम ले रहे थे, आप उसको, अभी क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे हम्म, मेरे टाइम में ये था कि मैं 3 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट लेता था जीके में, और मैक्सिमम 6 से 7 मिनट, 8 मिनट, मैक्सिमम 8 मिनट, इंग्लिश। जब बहुत ज़्यादा PQRS वगैरह कोई पेचीदा आ गया ऐसा। हाँ, तो इसमें इतना टाइम, रीजनिंग में 12-15 मिनट जो भी है। मेरा एक टारगेट रहता था कि मैथ्स के लिए कम से कम 30 मिनट, बढ़िया। 25 से 30 मिनट। हम्म, तो मुझे इतना पता था कि 30 मिनट बचेंगे तो अब ये पूरे क्वेश्चन होंगे। और हम्म, मतलब मेरे CHSL वाले में भी और CGL में भी, मतलब एक क्वेश्चन गलत रहा है, CHSL में मेरे पूरे मार्क्स थे। जो पूरे पूरे थे। हाँ उसमें। तो चलिए ठीक है, अभी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपको ऑनलाइन, उनको लास्ट में क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप। लास्ट में उनके लिए यही मैं कहना चाहूँगा कि एक तो अपने आप को जितना पॉजिटिव लोगों के अराउंड रखोगे, आपको हेल्पफुल रहेगा। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, और अपना जो थॉट प्रोसेस है वो यही रखिए कि मतलब आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके एटीट्यूड में वो चीज़ होनी होनी चाहिए। चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप हम्म, मतलब तैयारी कर रहे हो, किसी की हरकतें आपकी मतलब वो है, तो वो थोड़ा डिफरेंशिएट करती हैं, एक करेंगे, दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ये करती हैं। मेरा भी मानना है। हाँ, तो बाकी तैयारी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवीजन करेंगे, चीज़ें स्ट्रॉन्ग रहेंगी। कंसिस्टेंट रहना है, और हार्ड वर्क तो है ही। और हम्म, यही मतलब हार्ड वर्क के साथ साथ कंसिस्टेंट रहना।
आप एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो, तीसरे दिन 14 घंटे पढ़ रहे हो, ये मैटर होना नहीं चाहिए। करता। आप डेली 3 घंटे पढ़ रहे हो, वो मच एफिशिएंट है। अगर कंसिस्टेंट है आपने। हाँ, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, मतलब जितना भी रिक्वायरमेंट है, हम्म, हर किसी की मतलब हम्म, जो ग्रैबिंग पावर है वो अलग-अलग है। हम्म, भाई हो सकता है मैं जिस चीज़ को 2 घंटे में कर रहा हूँ, आप उस चीज़ को सही है। 20 मिनट में कर लो। हम्म, तो वो अपने हिसाब से जिसका जैसा है, तो उस हिसाब से आप आगे तैयारी करते रहिए। हम्म, डरने की कोई बात है कोई नहीं, बात नहीं है। क्योंकि जो है सबके लिए है। ये सही तो बात है। खुला दरबार है, सबका हाँ, खुला मैदान है। तो कंपटीशन के लिए बोला जाता है कि अगर कोई कॉमन इफेक्ट है, यानी अगर पेपर इजी बन गया तो सबके लिए इजी है, लेंदी बन गया तो सबके लिए लेंदी है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता इस चीज़ का। हाँ, 1-2% बच्चे हो सकते हैं जो उस दिन अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ, वो बाकी मोस्टली दिन के बच्चे तो ऊपर करेंगे डिपेंड ही। करता है। अगर 1,60,70,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे प्री में, तो पेपर इजी आएगा तब भी सिलेक्ट होंगे उतने ही बच्चे, टफ आएगा तब भी उतने ही तब बच्चे भी सिलेक्ट नहीं। होंगे। और जिनकी तैयारी अच्छे लेवल पे है, वो सिलेक्ट होंगे ही होंगे। 1-2% के साथ हो सकता है दिक्कत आ जाए, हाँ, मोस्टली 95-98% बच्चे अच्छा ही करते हैं जिनकी तैयारी अच्छी रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज हमारी मुलाकात हुई जीएसटी इंस्पेक्टर निखिल से, जो भी प्रिवेंटिव ऑफिसर भी बन चुके हैं और विभिन्न और चयन परीक्षाओं में सिलेक्टेड हैं। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले दिनों में फिर हम किसी अपने स्टूडेंट से मिलेंगे जो नौकरी लेके आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे से तैयारी करेंगे। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 18 अगस्त को अपना फाउंडेशन बैच आ रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर चाहते हो कि आपकी तैयारी भी एक नियमित तरीके से हो, एक फिक्स शेड्यूल में हो जहाँ आप 12-13 घंटे डिवोट कर पाएँ, तो आपको आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हमारी टीम के साथ जुड़िए। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू बिल्कुल, निखिल यहाँ आने के लिए। थैंक यू।